हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम कोशिका के बारे में सामान्य अध्ययन करेंगे और प्रयास करेंगे कि उन सभी प्रश्नों को इसमें शामिल कर लें जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। कोशिका को अंग्रेजी में सेल कहते हैं और इसको कहा गया है कि यह जीवन की आधारभूत इकाई है। यहाँ पर कोशिका से संबंधित 10 प्रश्न दिए गए हैं। आप अपने सामान्य ज्ञान को इन प्रश्नों की सहायता से चेक कर लीजिए कि इनमें से कौन कौन से प्रश्नों के हल आपको आते हैं। चलिए, आपको कुछ समय मिलेगा, मैं बोलते जाऊंगा। मेरे आंसर लिखने से पहले आप अपने मन में उन प्रश्नों के उत्तर बताते जाइए। पहला प्रश्न है, कोशिका का अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहा जाता है? इसका आंसर होगा कोशिका विज्ञान या साइटोलॉजी। दूसरा प्रश्न है, कोशिका के खोजकर्ता कौन है? पहली बार कोशिका को किसने खोजा था? इन वैज्ञानिक ने बोतल के ढक्कन में जो कार्क होता है उस कार्क को हटा करके जब देखा तो उसे मधुमक्खी के छत्ते के समान बहुत सारे छोटे छोटे बॉक्स बने हुए थे, उन्हीं को इन्होंने कोशिका कहा था। तो पहला बार खोजा, लेकिन मृत कोशिकाओं को खोजा था। इनका नाम है रॉबर्ट हुक। 1665 में खोजा था इन्होंने। और यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, रॉबर्ट ब्राउन जो है उन्होंने केंद्रक की खोज की थी। यहाँ पे आपका उत्तर कुछ का हो सकता है रॉबर्ट ब्राउन रहा हो। अगला आता है जीवित कोशिका की खोज। जीवित कोशिका की खोज करने वाले वैज्ञानिक हैं एंटोनी वान लीवेनहॉक। लीवेनहॉक या पूरा नाम एंटोनी वान लीवेनहॉक है। इन्होंने इसको 1674 में जीवित कोशिकाओं को बताया था। अगला प्रश्न है कोशिका सिद्धांत। ये एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है जिसमें बताया गया था कि पहले से जीवित कोशिकाओं के द्वारा ही नए कोशिकाओं की उत्पत्ति होती है। कोशिका पादप एवं जंतुओं के आधारभूत इकाई होते हैं और कोशिका ही रचनात्मक इकाई है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन 2 वैज्ञानिकों द्वारा किया गया था और उनका नाम है स्लाइडेन एवं स्वान। ये पादप वैज्ञानिक थे और ये जंतु वैज्ञानिक। इन्होंने 1839 में कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अब देखिए अगला क्वेश्चन, सबसे बड़ी कोशिका का नाम बताइए। सबसे बड़ी कोशिका का नाम है शुतुरमुर्ग का अंडा। अगला प्रश्न है, सबसे छोटी कोशिका का नाम बताइए। अभी तक ज्ञात सबसे छोटी कोशिका है माइकोप्लाज्मा। अब आ जाइए मनुष्य के बारे में। 3 कोशिकाओं से संबंधित प्रश्न है यहाँ पे। मनुष्य की सबसे बड़ी कोशिका का नाम अंडाणु कोशिका या ओवम। कुछ लोगों ने यहाँ पे अपने मन में न्यूरॉन सोचा होगा, तंत्रिका कोशिका। चलिए अगला प्रश्न देखिए, मनुष्य की सबसे छोटी कोशिका का नाम बताइए। शुक्राणु कोशिका या जिसको स्पर्म कहते हैं। और मनुष्य की सबसे लंबी कोशिका का नाम बताइए। मनुष्य की सबसे लंबी कोशिका ये होता है तंत्रिका कोशिका या जिसको न्यूरॉन कहते हैं। और एक प्रश्न है, एक छोटा कमरा किसे कहा गया है? एक छोटा कमरा से तुलना किसका किया गया है? तो एक छोटा कमरा कहा गया है कोशिका को। सेल को एक छोटा कमरा कहा गया है क्योंकि सेल शब्द लैटिन के सेलुला शब्द से बना है
और सेलुला का अर्थ होता है एक छोटा कमरा। तो इस तरीके से 10 सामान्य प्रश्न थे। अब आप चेक कर लीजिए कि आपके कितने प्रश्न सही बने हैं। अब हम आगे और कोशिका के बारे में अध्ययन करते हैं। अब आगे देखते हैं कि जैवमंडल का निर्माण किस प्रकार होता है। तो सबसे पहले लेंगे कोशिका को। यह जीवन की आधारभूत इकाई है, या कहें जीवित में सबसे छोटी इकाई है कोशिका। एक समान कोशिकाओं का समूह उत्तक कहलाता है, टिश्यू, और उत्तकों का समूह मिलकर के अंग का निर्माण करते हैं। अंग सभी मिलकर के अंग तंत्र बनाएंगे, और अंग तंत्र मिलकर के शरीर का निर्माण करता है। शरीर मिलकर के समुदाय बनाएगा, समुदाय मिलकर के जनसंख्या बनाते हैं, और जनसंख्या मिलकर के पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करेंगे, इकोसिस्टम। और पूरे पारिस्थितिक तंत्र को यदि मिला दिया जाए तब वह कहलाता है जैवमंडल। तो इस तरीके से जैवमंडल का निर्माण होता है। अब यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है कि इस क्रम से भी कई प्रश्न पूछे जाते हैं। अब आगे देखते हैं। कोशिका 3 भागों से मिलकर बनता है। कोशिकावरण, कोशिका का जो बाहर का आवरण होता है कोशिकावरण होगा, आगे इसका डिटेल देखेंगे। कोशिका द्रव्य, केंद्रक और कोशिकावरण के बीच में जो भी द्रव या कोशिकांग पाए जाएंगे वो इसमें शामिल हो जाएगा कोशिका द्रव्य में। और तीसरा आता है केंद्रक, ये केंद्रक और उसके भीतर जो पाया जाएगा वो। तो 3 भाग से मिलकर के कोशिका का निर्माण होता है। इनको आगे डिटेल सभी को पढ़ेंगे। देखिए कोशिका के प्रकार को, कोशिका 2 प्रकार के होते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका और दूसरा है यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका किनको बोलेंगे? ऐसी कोशिकाएं जिनमें झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं पाए जाते। झिल्ली युक्त कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या कोई भी हरित लवक वगैरह जिसके बाहर झिल्ली या आवरण दिख रहा है, वो सब कोशिकांग इसमें नहीं पाए जाएंगे। और जिसमें झिल्ली युक्त कोशिकांग पाए जाएंगे वो कहलाता है यूकैरियोटिक कोशिका। इसमें उदाहरण भी देख लीजिए। झिल्ली युक्त कोशिकांग प्रोकैरियोटिक का जीवाणु कोशिका आएगा, नीली हरी शैवाल आता है इस पे। यूकैरियोटिक कोशिका में जंतु कोशिका और पादप कोशिका, इनको हम डिटेल पढ़ेंगे। पहले इसको क्लियर कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो केंद्रक होता है ये भी तो झिल्ली युक्त होता है, लेकिन किसी भी कोशिका के लिए केंद्रक उसका मस्तिष्क है, उसका होना जरूरी है। तो इसमें केंद्रक के बाहर झिल्ली नहीं पाया जाता, तो हम लोग उसको बोलते हैं केंद्रकाभ या न्यूक्लियोइड। उसको न्यूक्लियस या केंद्रक नहीं कहते, बल्कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में उसको केंद्रकाभ कहा जाता है। और इसमें सिर्फ डीएनए पाया जाता है। ये भी डीएनए बाहर कोशिका द्रव्य में बिखरा होगा। किसी भी कोशिका के संचालन के लिए मुख्यतः प्रोटीन, डीएनए इनका होना आवश्यक है। तो प्रोटीन का निर्माण के लिए राइबोसोम चाहिए, तो इसमें राइबोसोम भी होते हैं। राइबोसोम जो होता है ये 70S प्रकार का होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में 80S प्रकार का, 80S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। तो इस तरह से आप ये प्रोकैरियोटिक कोशिका को समझ गए होंगे। अब हम इन दोनों कोशिकाओं को समझते हैं। अब इसमें आगे देखते हैं। ये जो कोशिका के बाहर कोशिका आवरण पाया जाता है यह 2 तरीके का होता है। एक है कोशिका भित्ति, जिसको सेल वॉल भी कहते हैं, और दूसरा है कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है इसको। कोशिका भित्ति ये सिर्फ पादप कोशिकाओं में पाया जाता है और सेलुलोज का बना होता है ये। और इसका मुख्य कार्य होता है दृढ़ता एवं आकार प्रदान करना। ये पादप कोशिकाओं को एक निश्चित आकार प्रदान करता है। और दूसरा जो कोशिका झिल्ली है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये प्रोटीन और लिपिड का बना होता है, दोनों में पाया जाएगा। जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों में झिल्ली पाया जाता है। और इसका सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है ये दोनों, ये अर्धपारगम्य झिल्ली होता है, अर्थात इसमें से सभी पदार्थ इसके भीतर
पार नहीं हो पाएंगे, कुछ पदार्थों को अपने में से होकर के जाने देता है। और दूसरा चयनात्मक झिल्ली होता है, अर्थात यह कुछ विशेष पदार्थों को चुन करके ही कोशिका के भीतर प्रवेश करने देता है। तो ये 4 महत्वपूर्ण लक्षण कोशिका झिल्ली के हैं। अब आगे देखिए, इन कोशिकाओं के भीतर जो भी द्रव पाया जाता है उसे जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। इसके खोजकर्ता पुरकिंजे हैं। इन कोशिका के भीतर 2 जगह द्रव पाया जाता है, एक केंद्रक के भीतर जो होता है केंद्रक द्रव्य या न्यूक्लियोप्लाज्म, और दूसरा होता है केंद्रक के बाहर, इसको कहते हैं कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म। इन दोनों से मिलकर बनता है जीव द्रव्य। इसमें 80% तक पानी होता है और वैज्ञानिक लोग जीव द्रव्य को ही जीवन का भौतिक आधार कहते हैं। इसी में सभी जैविक क्रियाएं संपन्न होते हैं। इसी के भीतर सभी कोशिकांग पाए जाते हैं। अब चलिए सभी कोशिकांगों के जो मुख्य मुख्य कार्य हैं उनको देखते हैं। पहला है केंद्रक। इसके खोजकर्ता रॉबर्ट ब्राउन हैं और इसको कोशिका का मस्तिष्क भी कहते हैं, क्योंकि इसी के आधार पर समस्त कोशिका की गतिविधि संपन्न होता है। पूरे कोशिका को यही नियंत्रित करके रखता है और ये 3 भागों से मिलकर बनता है, एक गुणसूत्र, केंद्रक द्रव्य और केंद्रिका। ये देखिए, केंद्रक झिल्ली के भीतर जो द्रव होता है इसे केंद्रक द्रव्य कहते हैं और इसी में गुणसूत्र और केंद्रिका पाए जाते हैं। गुणसूत्र धागे नुमा संरचना के रूप में रहता है, जिसको क्रोमेटिन जाल कहते हैं, लेकिन कोशिका विभाजन के समय ये मोटा मोटा गुणसूत्र के रूप में आ जाता है। गुणसूत्र ही अनुवांशिक सूचनाओं के वाहक होते हैं, अर्थात एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में अनुवांशिक सूचनाओं को ले जाने का कार्य यही गुणसूत्र करते हैं। गुणसूत्र डीएनए और प्रोटीन का बना होता है और डीएनए में जीन पाए जाते हैं और यही जीन विभिन्न लक्षणों का निर्धारण करते हैं। अगला है केंद्रिका। ये देखिए, इसमें गोलाकार संरचना दिखाई दे रहा है केंद्रिका। ये केंद्रिका में पाया जाता है आरएनए। दूसरा देखिए माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर श्वसन की क्रिया संपन्न होता है, जिसके फलस्वरूप बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होता है। 38 एटीपी ऊर्जा मुक्त होते हैं और ये ऊर्जा इस माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी के रूप में जमा होते हैं। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा घर या पावर प्लांट या पावर हाउस या बिजली घर कहते हैं और कोशिका की ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति इसी के द्वारा किया जाता है। इसके बारे में एक और महत्वपूर्ण बात है कि इसमें खुद का डीएनए और राइबोसोम पाया जाता है। किसी कोशिका में सिर्फ 3 ही कोशिकांग होते हैं, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया और यदि पादप कोशिका है तो हरित लवक। इन्हीं तीनों के पास डीएनए पाया जाता है, बाकी किसी भी कोशिकांगों के पास डीएनए नहीं पाया जाता। चलिए तीसरा देखते हैं, हरित लवक। ये पादप कोशिका में पाया जाता है। लवक है, लवक 2 तरह के होते हैं, एक होता है रंगीन और दूसरा होता है रंगहीन। रंगहीन लवक को ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं और इसका मुख्य कार्य होता है कि भोजन वगैरह का संचय करना। पौधे में आप लोग देखे होंगे कि जो जड़ वगैरह हैं उनमें सामान्यतः रंगहीन लवक ल्यूकोप्लास्ट पाया जाता है, जैसे मूली ले लीजिए या आलू ले लीजिए, उनमें होगा। और रंगीन लवक ये क्रोमोप्लास्ट होते हैं, क्रोमोप्लास्ट जैसे तने में या आपके फल में पाए जाएंगे। और उसी तरह जो हरित लवक होता है उसको क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। तो ये क्लोरोप्लास्ट पत्तियों में पाया जाता है जो हरे रंग का होता है और इसका मुख्य कार्य होता है प्रकाश संश्लेषण द्वारा पौधे के लिए भोजन बनाना। तो इसीलिए इसको हरित लवक को पौधे का रसोई घर या पादप कोशिका का रसोई घर भी कहते हैं। अब अगला कोशिकांग है अंतःप्रद्रव्य जालिका या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये 2 तरह के होते हैं, चिकना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और खुरदरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जिसकी सतह पर राइबोसोम पाए जाएंगे वो खुरदरा होगा और जिसकी सतह पर राइबोसोम नहीं पाए जाएंगे वो चिकना होगा। चिकना वाला का कार्य होता है लिपिड या वसा के निर्माण में सहयोग करना और खुरदरे वाले का कार्य होता है प्रोटीन निर्माण में सहयोग करना। देखिए, प्रोटीन निर्माण करने का कार्य राइबोसोम का होता है, तो ये प्रोटीन निर्माण में सहयोग करेगा क्योंकि इसी की सतह पर राइबोसोम चिपके होते हैं। इसके अतिरिक्त एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कुछ विशेष प्रकार के एंजाइमों का श्रावण भी करता है और साथ ही साथ केंद्रक द्रव्य को कोशिका झिल्ली के साथ जोड़कर भी रखने का कार्य एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। अगला कोशिकांग है राइबोसोम।
तो राइबोसोम 2 सब यूनिट का बना होता है, 2 भाग के बने होते हैं ये, और इसका मुख्य कार्य होता है प्रोटीन का निर्माण करना। ये जब केंद्रक से इसको सूचना आता है mRNA के द्वारा, तो ये उसके आधार पर प्रोटीन का निर्माण करता है। इसीलिए कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को कहते हैं। अब अगला कोशिकांग देख लीजिए, गाल्गी काय या गाल्गी उपकरण। इसका संरचना इस तरह का होता है और इसका कार्य होता है यहाँ पर जो प्रोटीन निर्माण हुआ या अन्य एंजाइम निर्माण हो गए या वसा निर्माण हो गया, उन सब का संग्रहण और पैकिंग करना। यहाँ ये उन सबको अच्छी तरह से पैक करता है, मतलब ला के समझ लीजिए ठूस ठूस के भर देता है उनको, और भरने के बाद कोशिका के भीतर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जिस कोशिकांग को चाहिए वहाँ तक पहुँचाने का कार्य भी गाल्गी काय का ही है। इसीलिए इसको कोशिका का डाकघर भी कहते हैं। तो एक महत्वपूर्ण कोशिकांग है गाल्गी काय। अगला आता है लाइसोसोम। ये एक बहुत महत्वपूर्ण कोशिकांग है और इसका निर्माण गाल्गी काय के द्वारा होता है। इसके भीतर एक द्रव भरा होता है जिसमें पाचक एंजाइम पाए जाते हैं, और कोशिका के भीतर यह जितने भी टूट फूट या जो भी कोशिकांग नष्ट हो गए हैं, जैसे मान लीजिए राइबोसोम नष्ट हो गया, अंतःप्रद्रव्य जालिका नष्ट हो गया, तो उनको कोशिका के अंदर सफाई करने की आवश्यकता होगी, उनको हटाना होगा, तो ये उन सबको पचा देता है। और यदि कोई और ऐसे हानिकारक पदार्थ जो कोशिका के लिए उपयुक्त नहीं है वो भी बनता है तो उसको भी नष्ट कर देता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण कोशिकांग है। और मान लीजिए यदि इसका झिल्ली किसी कारण से फट जाए तो क्या होगा, इसमें पाचक एंजाइम है, सभी कोशिकांगों को ही पचा देगा। तो इसीलिए इसको कोशिका की आत्महत्या थैली भी कहते हैं, या सुसाइड बैग मान लीजिए, या इसको एटम बम के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरह से इसके भी कई नाम हैं। अगला कोशिकांग देखिए सेंट्रोसोम। ये सिर्फ जंतु कोशिका में पाया जाता है और कोशिका विभाजन के समय इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। ये तर्कु या स्पाइंडल फाइबर का निर्माण करते हैं जो गुणसूत्र को दोनों ध्रुवों को खींचने में सहायता करते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें।